रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूरी जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के नेक्स्ट डिसऑर्डर को, जिसका नाम है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जनरलाइज मतलब हर चीज़ के लिए किस एंजाइटी रखता है ये पेशेंट जो है। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि एंजाइटी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसके पीछे काजेज़ क्या हैं, इसकी प्रेवलेंस क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है अकॉर्डिंग टू DSM-5, और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट हर वक्त हर चीज़ के बारे में वरी रहता है। ठीक है, तो दो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं मेजर, एक एवरीथिंग, ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाता है एवरी टाइम, यानी हर चीज़ के बारे में हर वक्त वरी रहना, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent मसलसल एंड एक्सेसिव वरी अबाउट अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी वरी रहना। पीपल विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मे ओवरली कंसर्न अबाउट मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, फैमिली के बारे में, वर्क के बारे में, और जितने भी उसके साथ छोटे छोटे इश्यूज़ भी होंगे ना, उनके बारे में वरी रहेगा। क्या फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्सन ले लेते हैं जो जनरलाइज एंजाइटी का पेशेंट है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है, वो अपने अगर उसके फैमिली में कोई इशू हो गया तो वो उसके बारे में सोच रहा होगा, ठीक है, ओवर थिंकिंग करेगा। ओवर थिंकिंग की वजह से हर टाइम वो टेंशन में रहेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये किस तरह से सॉल्व आउट होगा, किस तरह से नहीं होगा। उसके बाद अगर वो ऑफिस जा रहा है सेकंड नंबर में, तो क्या है कि वो वरी है कि उसकी कल प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से देगा, अगर उसकी अच्छी नहीं होगी तो बॉस क्या बोलेगा, नाराज़ ना हो जाए बॉस, कहीं काम से ना निकाल दे। ये चीज़ें उसको हर टाइम परेशान करती रहती हैं, छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें। और अगर निकाल देगा तो क्या होगा, फैमिली कैसे चलेगी, फैमिली सपोर्ट कैसे होगी, मनी के बारे में, हेल्थ के बारे में, और इस तरह की चीज़ें जो है ना इसके माइंड में आती रहती हैं। बेसिकली ये ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, और ओवर थिंकिंग की वजह से इसमें वरी आती है, और वरीनेस गोज़ टू द एंजाइटी। तो ये चीज़ आपके पास बेसिक चीज़ होती है। इंडिविजुअल विद GTA फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल देयर वर्क। वो अपनी परेशानी या फिर अपनी जितनी भी उसके टेंशन उसके माइंड में आ रही होती है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। अगर हम इसके काजेज़ की बात करते हैं या रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के 3 फैक्टर्स आते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर पाया जाता है। जेनेटिक फैक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों पाया जाता है, अगर तो फैमिली में ये रन कर रहा है, ठीक है, जेनेटिक तौर पर अगर तो उसकी मदर या फादर में ये चीज़ पाई जाती थी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कि हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में जो है वो वरी होना, तो पेशेंट के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ एनवायरमेंटल हो सकती है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमास, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर उसके पेरेंट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट थे जिसको उसने देखा है, जिसकी वजह से अब वो इस तरह की बिहेवियर को शो कर रहा है, या हो सकता है कि उसने कोई फिजिकल या फिर सेक्सुअल ट्रॉमा को फेस किया चाइल्डहुड के अंदर, तो ये सिम्टम्स आ सकती हैं, या ये डिसऑर्डर उसके आप पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको मिल सकता है ये डिसऑर्डर जो अदर काज है, दैट इज़ द केमिकल जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, जब उनमें इम्बैलेंस होता है तब भी आपको ये डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है। न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं, न्यूरोकेमिकल में सबसे जो फेमस केमिकल है जो कि हैप्पीनेस के लिए आपके पास पाया जाता है, सिट्रोनिन। कहते हैं कि जिस सिट्रोनिन की जो मिकदार होती है जब कम हो जाती है, तो क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा वरी रहने लग जाता है, ठीक है। उसकी जो वॉल्यूम कह रही हूँ, उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाएगी, तो इंसान वरी रहना शुरू हो गया, हैप्पीनेस ख़त्म होगी, ठीक है। हर वक्त हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए वरीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी इसका काज हो सकता है। प्रेवलेंस की बात की जाए तो इसमें 12 मंथ का जो प्रेवलेंस है वो 0.9 है, और फीमेल्स में ये ज़्यादा पाई जाती है मेल की बनस्बत। आपने देखा भी होगा हमारे इर्द की जितनी भी फीमेल्स पाई जाती हैं, इवन हम लोग भी ज़्यादा टेंशन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में एज़ कम्पेयर टू जो मेल होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स में फादर होते हैं या भाई होते हैं, ये लोग कम वरी होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर एज़ कम्पेयर टू अस, ठीक है। तो फीमेल के अंदर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिम्टम या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है अकॉर्डिंग टू DSM-5। सबसे पहला क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी occurring more
डेज दैन नॉट फॉर लीस्ट फॉर 6 मंथ। ड्यूरेशन इन्होंने दिया हुआ जी 6 मंथ का, ठीक है। 6 मंथ तक ये अगर चलता है, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ के बारे में कोई भी पर्सन जो है वो 6 मंथ के तक वरी रहता है, तो क्या आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है। लेकिन डायग्नोज करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये किसी और एंजाइटी का पेशेंट ना हो। उसके लिए आपको दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर का भी आना ज़रूरी है, उनके ड्यूरेशन का पता होना ज़रूरी है, उनके क्राइटेरिया का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आप वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अबाउट अ नंबर ऑफ़ इवेंट्स और एक्टिविटीज़, हर चीज़ के बारे में, स्कूल के बारे में, वर्क के बारे में, फैमिली के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा वरी होता है। क्राइटेरिया नंबर बी इज़ द इंडिविजुअल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल द वरी। वही चीज़ जो डेफिनेशन में दी गई है वो इसके 2 क्राइटेरियाज हैं। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया नंबर सी आ जाता है, द एंजाइटी एंड वरी आर एसोसिएटेड विथ 3 ऑफ द फॉलोइंग 6 सिम्टम्स। ये आपके पास 6 मंथ के लिए होने चाहिए और 3 होनी चाहिए इन सब में से। ये आपको टोटल 6 दी गई हैं, ठीक है। इनमें से जो है आपके पास 3 का होना ज़रूरी है। रेस्टलेसनेस और फीलिंग कीन्ड अप और एन एज, ठीक है। उसके अलावा बीइंग इजीली फटीग होती है इस पर्सन को, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग हो सकता है, इरिटेबिलिटी पाई जा सकती है, मसल टेंशन हो सकती है और स्लीप डिस्टर्बेंस पाई जा सकती है। बेसिकली यहाँ पे पेशेंट को 2 किस्म की जो सिम्टम्स है वो एक्सपीरियंस होती हैं। एक होती है आपके पास साइकोलॉजिकल सिम्टम और एक होती है आपके पास फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ये आपके पास सारी हैं कि स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, मसल टेंशन हो रही है। इसके अलावा क्या है कि आपके पास पेशेंट को कमर दर्द हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है और बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन, और इनके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इनमें से आपके पास अगर 3 मौजूद हैं तो आपका क्राइटेरिया नंबर सी जो है वो फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया नंबर डी इज़ द एंजाइटी वरी और फिजिकल सिम्टम्स काजेज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे ये जितनी भी सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकल डिस्ट्रेस काज करेंगी या इम्पेयरमेंट काज करेंगी सोशल ऑक्यूपेशनल और इसके इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग एरिया में। जब वो बहुत ज़्यादा वरी होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा, तो क्या होगा कि उसके जो ऑटोनॉमिकल नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो क्या होगा कि मैंने फिजिकल सिम्टम्स में बताया है कि यहाँ पे पेशेंट को जो है वो चेस्ट पेन और इस तरह की सिम्टम्स भी आ सकती हैं। तो क्या है कि अगर इस तरह की सिम्टम्स आती हैं और हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो ऑटोमेटिकली ये जो है, अगर ऑब्वियसली अगर फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, तो क्या है कि सारे जितने भी फंक्शनिंग एरियाज हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे ऑटोमेटिकली। द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल सिम्टम। अफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ड्रग अब्यूजर नहीं होना चाहिए पेशेंट, मेडिकेशन नहीं ली और कोई भी और उसको अगर डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल तो उसकी अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो उसका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। या कोई और मेडिकल कंडीशन तो नहीं है उसको, जैसे कि हो सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हो, हाइपरथायराइडिज्म में हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं जिनकी वजह से न्यूरोकेमिकल्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो वही साइकिल चलेगी आपके पास दोबारा से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्राइटेरिया नंबर एफ, दैट इज़ द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर। उसके बाद फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आपने देखी, फिजियोलॉजिकल जो आपके पास डिसऑर्डर्स थे अदर उनको आपने नोट डाउन कर लिया कि कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है। अब आपने आ जाना है मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर कि मेंटल डिसऑर्डर कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है। सबसे पहले मेंटल डिसऑर्डर तो आपके पास माइंड में एंजाइटी डिसऑर्डर ही आना चाहिए। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबिया है और भी बहुत सारे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, इनको आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेना है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ। फिर आपने आ जाना है दूसरे डिसऑर्डर के अंदर, यहाँ पे आपके पास पैनिक डिसऑर्डर भी आ जाता है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर में ही आता है, ये सोशल फोबिया भी आ गया। उसके बाद अदर जो आपके पास आ जाते हैं, ओसीडी आ सकती है, सेपरेशन अटैचमेंट, ये सारी मैंने आपको डिस्कस बता दी है। उसके बाद आपने देख लेना है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट तो नहीं है ये। और उसके अलावा आपने एनोरेक्सिया चेक कर लेना है, आपने इसकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स दे रहा है उसको चेक कर लेना है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो सकता है और प्रिसीव अपीयरेंस फॉल्स हो सकते हैं, डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये सब डिसऑर्डर आपको पास देखने को मिल सकते हैं और आपने इनको डायग्नोज करना है और आपने इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से विद द हेल्प ऑफ देयर ड्यूरेशन। और दूसरा जो आपके पास होने चाहिए नंबर ऑफ़ क्राइटेरिया जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हर डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है या डिलीरेंस भी हो सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारे डिसऑर्डर जो हैं आपने इनको नोट डाउन करके इनको डिफ्रेंशिएट करके देन आपने देखना है कि कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है, जिससे ये सिम्टम्स जो पेशेंट बता रहे हैं आपको वो बेटरली एक्सप्लेन हो रही हों। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले कि अगर वो उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं,
ठीक है। तो न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब हैं तो क्या है, आप उनको मेडिकेशंस देकर जो है वो कर सकते हो, नॉर्मल लेवल पर लेके आ सकते हो, उनको बैलेंस कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे प्रॉब्लम्स है, उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या है आपके पास कि आप बातचीत के ज़रिए टॉकेटिव वे में पर्सन को जो है वो उसका करेक्ट वे दिखाते हो कि आपने अपनी थिंकिंग को इस वे में डाइवर्ट करना है। जैसे कि सीबीटी हो गया, सीबीटी में आप क्या करते हो बेसिकली कि पर्सन की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको डाइवर्ट कर रहे होते हो पॉजिटिव वन की तरफ, ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास आती है साइकोथेरेपी। तो दूसरी आती है आपके पास मेडिकेशन। तो ये दो मेथड्स आप यूज़ करके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है आपके पास बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, आपको भी देखने को मिलेगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करें, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट करवाएं जितनी जल्दी हो सकता है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और नए डिसऑर्डर के साथ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।